गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 12 नवंबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सुझाव देना है, कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पर वीडियो को मैं हाईलाइट करके आपके लिए प्रोवाइड कर देता हूँ जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो आज का ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है तो इसको इस तरह से मैं हाईलाइट करके वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, तो उसको एक बार पढ़ लें और उसके बाद हमारा एनालिसिस देखें, देन आपको अधिक फ़ायदा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन पहले भी मैंने पूछा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थान सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया है या किस अधिनियम के तहत किया गया। ऑप्शन ए है वन संरक्षण अधिनियम 1980, ऑप्शन बी है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, ऑप्शन सी है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 या ऑप्शन डी है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। इसका जवाब वीडियो को पॉज करके हमें कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आप सभी लोग दे दें। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। देखो फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो यह न्यूज़ एक बार आप देख सकते हैं। यह भी जानकारी के लिए आपको जानकारी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल जो है, जितना ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल है और साथ ही साथ जो OTT प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत सारी मूवी आजकल बन रही है, OTT पे आ रही है, जैसे अमेजन प्राइम पे बहुत सारी मूवी आती है, अन्य OTT प्लेटफॉर्म पे आती है, मैक्स प्लेयर पे आती है, तो उसको जो है अब निर्देशन किया जाएगा, उसको रेगुलेट किया जाएगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में उसको ला दिया गया। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि बहुत सारे OTT कंटेंट जो होते थे वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होते थे, या कह सकते हो उसमें गाली गलौज का अधिक प्रयोग किया जाता था, तो इसलिए जो है अब इसको सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में ला दिया गया। तो बस जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी देखो, भारत और चीन टकराव टालने पे सहमत। लगातार पिछले 4 महीने से मैं डिस्कस कर रहा हूँ भारत चाइना के बीच में, तो टालने पे दोनों देश सहमत हो गए हैं, भारत और चीन के बीच में। अब इसके लिए क्या क्या फॉर्मूला होगा कुछ दिन के बाद हमें पता चलेगा। बहरहाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत और चाइना का क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है उनके बीच में, कहाँ दोनों के बीच में सहयोग है, कहाँ दोनों के बीच में सहयोग नहीं है, और दोनों के बीच में क्या इतिहास है उसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। यह भी हमने कई बार डिस्कस किया है। देखो, NGO के लिए सख्त हुए विदेशी फंडिंग के नियम, FCRA एक्ट लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन में बस डिस्कस कर दूंगा, आखिर क्या संशोधन हुआ है FCRA एक्ट में। देखो, NGO को रेगुलेट करने का काम करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, पहले भी हमने डिस्कस कर दिया है। आज आपके रिवाइज के लिए मैं एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ और जल्दी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA एक्ट 1976 में पारित हुआ था। विदेश से मान लो कोई NGO आपकी है, आपको विदेश से पैसा मंगाना है तो आपको FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप जो है विदेश से पैसा मंगा सकते हैं। लेकिन इसका मिसयूज काफ़ी होता था। विदेश से पैसा मंगा करके उस पैसे का यूज जो है कई देश में आतंकवादी घटनाओं के लिए किया जाता था, लव जिहाद जैसे घटनाओं के लिए किया जाता था। तो इसको देखते हुए सरकार ने 2020 में इसमें संशोधन किया। तो सबसे पहले संशोधन 2010 में भी हुआ है, 2020 में भी इसमें संशोधन किया गया है। अब देखो संशोधन क्या हुआ। सबसे पहला जो संशोधन हुआ है 2020 में, आज से कुछ दिन पहले ही संशोधन हुआ है, वह हुआ है कि विदेशी प्राप्त करने वाले कोई NGO यानी गैर सरकारी संगठन को गृह विभाग के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तो अब जो है गृह मंत्रालय के पास उनको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। जो भी NGO विदेश से पैसा मंगाना चाहते हैं उसे NGO को गृह विभाग के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके तहत FCRA संख्या सौंपी जाएगी। एक FCRA का पंजीकरण नंबर होगा जो उनको सौंपा जाएगा, जिसको प्रत्येक 5 वर्ष में NGO को रिन्यूअल करवाना होगा, नवीनीकृत करवाना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न जो इस बार संशोधन किया गया वो किया गया है कि प्रशासनिक व्यय पे धनराशि
धनराशि जो प्राप्त होती है विदेशों से उसको 50% से घटा करके 20% कर दिया गया। जैसे मान लो 1 करोड़ रुपए किसी एनजीओ को पहले मिलता था, तो 1 करोड़ में जो है वो 50 लाख जो है वो सामाजिक काम के लिए दे देते थे। नॉर्मली एनजीओ का काम होता है सामाजिक कामों के लिए एनजीओ का यूज किया जाता है, और रिमेनिंग 50 करोड़ जो है वो अपना प्रशासनिक खर्च जोड़ देते थे, जिसमें वहाँ के स्टाफ का खर्च, बिजली बिल का खर्च, ऑफिस का खर्च, ये सारे के सारे खर्च को जोड़ देते थे। अब क्या किया गया है कि इसको प्रशासनिक व्यय जो है, प्रशासनिक व्यय में चूंकि मान लो 50% पैसा प्रशासनिक व्यय में चला जाता था जितना विदेश से पैसा चंदा आता था, तो इसी पैसा को बचा करके रेस्ट पैसा का यूज कर दिया जाता था आतंकवादी गतिविधि के लिए, लव जिहाद के लिए। धर्मांतरण का मुद्दा हम देख रहे हैं कि भारत में कई हिंदुओं को ईसाई में कन्वर्ट किया जा रहा है, राइट। तो वो सारे के सारे प्रोविज़न के लिए पैसा खर्च कर दिया जाता था जो प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत पैसा आता था। यानी अब क्या किया गया है कि प्रशासनिक व्यय में जितना आपको विदेश से पैसा प्राप्त हुआ उसका 20% ही प्रशासनिक व्यय में खर्च करेंगे आप, रिमेनिंग जो 80% है उसको सामाजिक दायित्व के तहत खर्च करेंगे। यानी अब जो है एनजीओ के पास बहुत कम पैसा बचेगा, इसलिए एनजीओ जो है अब अन्य गतिविधि के लिए उपयोग नहीं किया कर सकेगा। यानी आतंकवादी फंडिंग के लिए एनजीओ का प्रयोग नहीं हो पाएगा, एनजीओ का प्रयोग जो है धर्मांतरण के लिए नहीं हो पाएगा या अन्य मुद्दों के लिए नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिकली 2 संशोधन, काफ़ी इंपॉर्टेंट संशोधन इस बार किया गया। साथ ही साथ लोक सेवकों के विदेशी अंशदान लेने पे पाबंदी लगा दिया गया है। जो पब्लिक सर्वेंट है वो विदेशी अंशदान नहीं ले सकते हैं। लोक सेवक में वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो सरकार के वेतन या सेवा या वेतन पे या किसी अन्य लोक सेवा के लिए सरकार से मेहनताना लेते हैं। लोक सेवक कोई आईएएस अधिकारी है, कोई आईपीएस अधिकारी है, तो वो विदेश से अंशदान नहीं ले सकता है। साथ ही साथ आधार को जो है अनिवार्य कर दिया गया। तो 4 बेसिकली संशोधन किया गया है। पहला संशोधन जो किया गया है कि आपको गृह मंत्रालय के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, 5 वर्ष में उसको फिर से रिन्यूअल करवाना होगा। दूसरा किया गया है कि प्रशासनिक व्यय आप 20% से अधिक अब खर्च नहीं कर सकते हैं। जितना पैसा आपको विदेश से आया है उसका 20% से अधिक आप प्रशासनिक खर्च नहीं कर सकते हैं। तीसरा किया गया है कि लोक सेवक के लिए जो है अनिवार्य कर दिया गया है कि अब वो विदेश से अंशदान नहीं ले सकते हैं। और चौथा किया गया है कि आधार को अनिवार्य कर दिया गया। तो ये बेसिकली 4 प्रोविज़न इस बार किए हैं जो आपको जानकारी होना चाहिए। देखो सभी लोगों को मिलेगी सुविधा, मिलेगी जरूरी सुविधा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक न्यूज़ ये देख लो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कल राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान का उद्घाटन करेंगे। ये संस्था जो होगी राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, ये है आपको जयपुर में। तो बस वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया गया है या कहाँ पे स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। दूसरा जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, ये है वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF का कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक के कुछ बेसिक टर्म है, बेसिक कॉइन है जिसका कॉन्सेप्ट है, ये है वायबिलिटी गैप फंडिंग का कॉन्सेप्ट। देखो ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए और बहुत कम जगह इसका कंटेंट नेट पे दिया हुआ। जैसे नेट पे आप जाओगे पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, यूट्यूब वगैरह पे बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इन सब पे एक अलग से वीडियो बना दिया जाए। सबसे पहले तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में आप जानो। क्या होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट? बेसिक टर्म है जिसको जानकारी आपको होना चाहिए। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे कुछ नया निर्माण हो रहा। जैसे सिक्किम में एयरपोर्ट बन रहा है, तो सिक्किम में पहले कभी एयरपोर्ट नहीं था, राइट। तो एक नया जगह है सिक्किम जहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, तो वहाँ उस प्रोजेक्ट को कहा जाता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। पूरी तरह से नए प्रोजेक्ट को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहा गया। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? जहाँ से प्रोजेक्ट पहले प्रोजेक्ट था, बाद में उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है या रिन्यूअल किया जा रहा है या उसको फिर से बनाया जा रहा है। जैसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट को जो है तोड़ के फिर से नया बनाया गया है, तो उसको कहा गया ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, क्योंकि उस जगह पे पहले कोई प्रोजेक्ट था, उस जगह पे कुछ संस्थाएं थी, उस जगह पे एयरपोर्ट था।
एयरपोर्ट को तोड़ के फिर से नया एयरपोर्ट बनाया गया, तो इसलिए उसे कहा गया ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। तो कहीं भी देश में अगर कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है, नई ज़मीन पे नया प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहेंगे। और कोई भी प्रोजेक्ट को तोड़ करके उसको फिर से नया किया जा रहा है तो उसे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कहेंगे। जो बेसिक जानकारी है, राइट, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। साथ ही साथ इस न्यूज़ में चर्चा है VGF के बारे में, वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में। तो उसके बारे में मैं बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ। देखो, बहुत जगह जो है प्राइवेट कंपनी काम कर रही है देश में। तो प्राइवेट कंपनी मान लो अगर कोई प्रोजेक्ट लेती है, मान लो एक प्राइवेट कंपनी कोई प्रोजेक्ट लेती है और वो प्रोजेक्ट टोटल 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 100 CR का प्रोजेक्ट है। अब मान लो, जैसे मान लो बिहार में किसी प्राइवेट कंपनी को कोई रोड बनाना होगा, तो बिहार में कंपनी ये 100 करोड़ रुपया मार्केट से उठा करके भी रोड बना देंगे, क्योंकि पता है कंपनी को कि यहाँ पे अगर हम रोड बनाएंगे तो फिर बाद में जाकर के हमें रिकवरी हो सकता है, क्योंकि रोड पे भीड़ काफ़ी रहेगी, काफ़ी लोग आएंगे जाएंगे उस रास्ते से, तो वो टोल टैक्स देते हुए जाएंगे, इसलिए हम आसानी से इसको रिकवर कर सकते हैं। इसलिए ये 100 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर प्राइवेट कंपनी को करना होगा तो वो आसानी से मार्केट से उठा करके उस प्रोजेक्ट को बना सकती है। लेकिन यही रोड अगर कंपनी को नॉर्थ ईस्ट में बनाना, मान लो किसी प्राइवेट कंपनी को, तो ऐसे कंडीशन में कंपनी मार्केट से पूरा पैसा नहीं उठा पाती है, राइट। मान लो कंपनी ने मार्केट से पूरा 60 करोड़ रुपया उठाया, तो सरकार कहती है कि ठीक है, आपको जितना मार्केट से उठाना है उठाइए, उसके बाद जो रिमेनिंग होगा वो हम आपको दे देंगे। तो 60 करोड़ रुपया मान लो ये कंपनी ने मार्केट से उठाया और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, जो नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रोजेक्ट बन रहा है रोड का। अब ये 40 करोड़ रुपये जो है सरकार ने इस कंपनी को दे दिया, तो 40 करोड़ और 60 करोड़ टोटल 100 करोड़ हो गए। कंपनी ने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो मान लो जो टोटल कॉस्ट है, उस कॉस्ट का कितना परसेंट कंपनी ने मान लो पैसा मार्केट से उठाया है, राइट, और साथ ही साथ रिमेनिंग उसको कितना पैसा चाहिए, तो उस रिमेनिंग अमाउंट को ही वायबिलिटी कहा जाता है। नहीं कहा जाता है कि हम नॉर्मली, आप शब्दों में भी सुनते होंगे, नॉर्मल आम जीवन में भी इस वर्ड को सुनते होंगे कि ये काम करने के लिए हम बहुत ज़्यादा वायबल नहीं हैं, राइट। तो ये जो कंपनी ने मान लो 40 करोड़ जो कंपनी को सरकार से प्राप्त हुआ, तो इसी को कहा गया वायबिलिटी गैप फंडिंग। यानी 100 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ में कंपनी ने 60 करोड़ रुपए ही मार्केट से उठाया और रिमेनिंग जो 40 करोड़ लिया सरकार से, तो इसी को कहा गया, ये 100 करोड़ और 60 करोड़ के बीच का जो गैप है, इसी को कहा गया वायबिलिटी गैप फंडिंग, राइट, जो सरकार कंपनी को मदद कर रही है। अब देखो, मान लो कंपनी ने बीड दिया, बहुत सारी कंपनी ने बीड अप्लाई किया, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई किया, तो वायबिलिटी गैप फंडिंग जिसका सबसे कम होगा उसी को प्रोजेक्ट मिलेगा। मान लो कंपनी, 3 कंपनी ये है, कंपनी ए कहती है कि 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में हम जो है 60 करोड़ रुपए तक ही अरेंज कर पाएंगे, बाकी सरकार आप हमको दीजिए। तो यहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग जो हो जाएगी वो 40 करोड़ की हो जाएगी। कंपनी बी है जो ये कहती है कि नहीं, हम जो है 70 करोड़ रुपए अरेंज कर पाएंगे, आप सरकार हमें 30 करोड़ रुपए दीजिए। तो कंपनी ए के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग हो गया 40 करोड़ और कंपनी बी के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग हो गया 30 करोड़ रुपया। तो ऐसे कंडीशन में जो प्रोजेक्ट उसी को मिलेगा जो कम जिसका वायबिलिटी गैप फंडिंग होगा। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। मान लो कोई कंपनी ऐसी भी आती है जो बोलती है कि हम 90 करोड़ रुपए अरेंज कर लेंगे, 10 करोड़ रुपये सरकार से हमें बस चाहिए, तो प्रोजेक्ट किसको मिलेगा? कंपनी सी को मिलेगा, राइट। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग जिसका कम होगा उसी को सरकार प्रोजेक्ट देती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूं कि वायबिलिटी गैप फंडिंग, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, ये आपको जानकारी हो गया होगा। देखो, आसियान भारत सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो 17वें आसियान भारत की सम्मेलन की अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे और जिसकी अध्यक्षता जो है वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन युआन फुक कर रहे हैं। तो गुएन युआन फुक जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। सह अध्यक्षता इसके प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। तो जब ये सम्मेलन होगा तब मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि भारत और आसियान के संबंध क्या क्या संबंध हैं, क्या क्या उनके पॉजिटिव पॉइंट हैं, क्या क्या उसके नेगेटिव पॉइंट हैं, कहाँ दोनों के बीच में सहयोग है, कहाँ दोनों के बीच में विरोधाभास है।
आज बस बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूँ आसियान के बारे में, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आसियान का पूरा जो नाम है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, राइट। दक्षिण एशिया के देशों का एक संगठन है, इसी को आसियान कहा जाता है। आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, राइट। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान की उत्पत्ति के लिए जो है 1967 में बैंकॉक घोषणा से आसियान की उत्पत्ति हुई है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई स्टेट पीसीएस में, कई वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है। आसियान की उत्पत्ति किस घोषणा पत्र से हुई है? तो याद रख लेना, बैंकॉक घोषणा पत्र से आसियान की उत्पत्ति हुई है, जो 1967 में हुआ था। और इसके जो है पांच इसके जो है संस्थापक कंट्री हैं, जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और उसके बाद जो कंट्री है ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस और म्यांमार, कंबोडिया, ये बाद में शामिल हुआ। सबसे पहले 1984 में ब्रुनेई शामिल हुआ, उसके बाद वियतनाम शामिल हुआ 1995 में, लाओस और म्यांमार शामिल हुआ 1997 में, और कंबोडिया 1999 में शामिल हुआ आसियान में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बस मैप से मैं एक बार दिखा देता हूँ आसियान कंट्री के बारे में आपको। चलो मैं मैप से दिखा देता हूँ, आपको याद भी रहेगा। कंट्री का नाम कैसे याद करना, देखो भारत से अगर आप जाओगे तो ये हो गया आपको म्यांमार, राइट। इंडिया के बाद जो है ये म्यांमार हो गया, पहला देश हो गया आसियान का। दूसरा देश जो है ये हो गया मलेशिया। नीचे में अगर आप जाओगे तो नीचे में थाईलैंड है। उसके बाद आपको मलेशिया हो गया, यहाँ पे नीचे में मलेशिया हो गया, ये थाईलैंड हो गया, नीचे में आपको मलेशिया हो गया। और यहाँ पे आपको कंबोडिया हो गया, यहाँ पे लाओस हो गया, और ये वियतनाम हो गया। तो सबसे पहले तो हमको ये याद रखना है कि भारत से ज़मीन से 5 देश जुड़ा हुआ है, जहाँ पे भारत से लैंड के माध्यम से, रोड के माध्यम से देश जा सकते हैं। पहला है म्यांमार, दूसरा है आपको थाईलैंड, तीसरा है आपको कंबोडिया, चौथा है लाओस और पांचवा है वियतनाम। तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रख लेना कि लाओस एकमात्र ऐसा कंट्री है दक्षिण एशिया में जो लैंडलॉक कंट्री है। देखो यहाँ पे पूरा लैंडलॉक है, राइट। तो लाओस एकमात्र कंट्री है जो लैंडलॉक कंट्री है। तो 5 कंट्री हो गया यह, जो भारत के साथ लैंड के तहत जुड़ा हुआ, ज़मीन के तहत जुड़ा हुआ, ज़मीन से जहाँ पे जा सकते हैं आप बाइक से, गाड़ी से, वहाँ पे जा सकते हैं 5 देश में। अब नेक्स्ट कंट्री देखो, ये फिलीपींस है, 6ठा कंट्री। अब देखो इंडोनेशिया है 7वां कंट्री, सिंगापुर है यहाँ पे 8वां कंट्री, मलेशिया है यहाँ पे 9वां कंट्री, और 10वां कंट्री जो है यहाँ पे देखो, ये जो आइलैंड है बोर्नियो आइलैंड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड है। इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, बीपीएससी ने पिछले वर्ष इसी पे क्वेश्चन पूछा था। एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है यह। तो ये देखो, ये बोर्नियो आइलैंड, ये जो ये ब्रुनेई, एक अलग देश है ब्रुनेई। ये पूरा का पूरा बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड में टोटल 3 कंट्री हैं। नीचे का जो पार्ट है ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ऊपर में ये जो दिख रहा है ये है मलेशिया का पार्ट, और एक जो अलग पूरी की पूरी कंट्री है ये ब्रुनेई है। तो ये टोटल 10 देश हो गया। तो आसियान के 10 देश आप इस तरह से याद रख सकते हैं। साथ ही साथ बोर्नियो आइलैंड के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, और ये इस पे टोटल 3 कंट्री है। एक ब्रुनेई है, दूसरा मलेशिया है, और तीसरा इंडोनेशिया। ब्रुनेई पूरी की पूरी यहीं पे एग्जिस्ट करती है। मलेशिया और इंडोनेशिया का पार्ट अन्य जगह भी है। तो मैप के माध्यम से जब आप मैप देखोगे तो चीज़ों को समझने में आपको आसानी होती है। बाकी आसियान और इंडिया के क्या क्या रिलेशन हैं, जब मीटिंग हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको डिस्कस कर दूंगा क्या रिलेशन है, क्या उसका पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। एडिटोरियल आज हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक छोटा सा डिस्कस मैं करूंगा, 2 मिनट का, ज़्यादा नहीं लूँगा। चूँकि देखो फ्रांस का जो विरोध हो रहा है, विश्व में जिस तरह से फ्रांस का विरोध हो रहा है और भारत में भी जिस तरह से फ्रांस का विरोध होना शुरू हुआ, उसको लेकर के
ये एडिटोरियल दिया हुआ एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था, वो 33-34 मिनट का वो वीडियो है, जाकर के देख लेना। फ्रांस का एग्जैक्ट क्या डिस्प्यूट था आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो राइटर है, इस राइटर से मैं सहमत हूँ। इनका कहना है कि फ्रांस का विरोध कर रहे हैं जो लोग, वो चीन पे चुप क्यों हैं। अगर मान लो यहाँ पे देखो, अगर मुस्लिम देश फ्रांस का विरोध कर रहे हैं और मुस्लिम देश का ये कहना है कि वो मोहम्मद साहब पैगंबर का अपमान किया है फ्रांस की एक प्राइवेट कंपनी शार्ली एब्दो ने, तो सवाल ये होता है कि चाइना क्या जो है मोहम्मद साहब पैगंबर का अपमान नहीं कर रहा है? क्या चाइना जो ये कहता है कि मैं कुरान को चेंज कर दूंगा, इसलिए चेंज कर दूंगा कि कुरान में कोई चीनी व्यक्ति हीरो नहीं है कुरान का, राइट? तो इस आधार पर मैं चाइना कुरान को चेंज कर दूंगा। 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को जेल में डाला हुआ है चाइना ने, तो क्या ये मोहम्मद साहब पैगंबर का अपमान नहीं है? राइटर का यही कहना है कि अगर मुसलमानों का खून खोलता है फ्रांस के लिए, तो मुसलमानों का खून क्यों नहीं खोलता है चाइना के लिए? और मेरी एक जो बात हो रही थी कुछ दोस्तों से, मुस्लिम दोस्तों से, तो उनको तो ये जानकारी भी नहीं है कि चाइना इस तरह का काम कर रहा है। चाइना जो है कुरान को परिवर्तित कर रहा है, ये उनको जानकारी भी नहीं है। जबकि मैंने यहीं पे मेरे ख्याल से मई में मैंने डिस्कस किया था कि चाइना किस तरह से कुरान को परिवर्तित करने जा रहा है। और साथ ही साथ अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। दिसंबर 2019 से लेकर के मई 2020 तक के कई आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो इस बात का संकेत दे रहा है कि चाइना कुरान को परिवर्तित करना चाहता है, क्योंकि कुरान का जो हीरो है या कुरान में जो लीड है वो कोई मुस्लिम व्यक्ति चीनी व्यक्ति नहीं है। तो बहरहाल आपके लिए अधिक इम्पोर्टेंट नहीं होगा मेंस के लिए, लेकिन जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं, 65 लोग जो इंटरव्यू देने वाले हैं 64th बीपीएससी का इंटरव्यू होने वाला है, तो 64th बीपीएससी का जिनका इंटरव्यू होने वाला है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ एक सिविल एस्पायरेंट के रूप में भी आपको फ्रांस के बारे में जानकारी होना चाहिए कि फ्रांस में क्या चल रहा है और चीन में क्या चल रहा है। तो अधिक मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने लंबा वीडियो बनाया था, देख लेना आप लोग। देखो, एक अच्छा न्यूज़ आज का यह है कि उत्पादन आधारित 10 नए औद्योगिक क्षेत्र शामिल किया गया है। देखो यहाँ पे है एक सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है PLI, राइट? इसको हिंदी में कहा गया उत्पादन आधारित प्रोत्साहन। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। जितना आप प्रोडक्शन कीजिएगा उसके आधार पे आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। जैसे मान लो देश की माइक्रोमैक्स कंपनी मोबाइल बनाती है और माइक्रोमैक्स को कहा जाएगा कि आप एक काम कीजिए, प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए, और जितना आप प्रोडक्शन कर पाइएगा उस प्रोडक्शन के आधार पे सरकार आपको जो है इंसेंटिव दे देगी। सरकार आपको इंसेंटिव दे देगी। तो इसके तहत सरकार ने जो है 10 नए औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया है PLI स्कीम के तहत, और PLI स्कीम के तहत अगले 5 वर्षों में इन 10 सेक्टरों को सरकार 1,45,950 करोड़ रुपए इंसेंटिव देगी। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार जो है आत्मनिर्भर होना चाहती है। हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, मोबाइल के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, चाइना पे डिपेंडेंसी हम घटाना चाहते हैं। हम इसलिए इन सेक्टरों को प्रोत्साहन देने के लिए इन्हें इंसेंटिव दे रहे हैं। बाकी PLI स्कीम के बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना चाहिए। 10 नए उद्योग कौन कौन से जुड़े हैं आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है यह, एक बार इसको भी देख सकते हैं कि 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य, यानी B2B बिजनेस जो होता है। देखो B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। दो कंपनियों के बीच में जब बिजनेस होता है तो उसे कहा गया B2B बिजनेस। और जब कस्टमर और कंपनी के बीच में बिजनेस हो तो C2B बिजनेस कहा जाता है इसे, कस्टमर टू बिजनेस। तो अगर 100 करोड़ से अधिक का कोई कारोबार होता है दो कंपनियों के बीच में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स बिल उसको अनिवार्य किया गया। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बिल ही देना होगा, ये अनिवार्य किया गया है 100 करोड़ से अधिक कारोबार होने पे।
बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, सस्ती कीमत पे उड़ान भरेगी सब्जियां। देखो, 2-3 इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना चाहिए। हाल फिलहाल में रेल ट्रेन चली थी, किसान रेल ट्रेन जिसको कहा गया। और किसान रेल ट्रेन चली कहाँ से थी? एक बिहार के दानापुर से महाराष्ट्र के नासिक तक चली थी, और दूसरी जो किसान ट्रेन चली थी वो चली थी आंध्र प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि बिहार के में जो सब्जी है, इस सब्जी को भेजा जा रहा है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो सब्जी और फल है, नासिक खास करके नारंगी के लिए काफ़ी फेमस है। नासिक नारंगी बहुत सस्ता मिलता है, तो नारंगी या अन्य फल को जो है बिहार भेजा जा रहा है। तो इस माध्यम से कह सकते हो कि बिहार के किसान अपने सब्जी को, अपने फल को या अपने अन्य चीज़ों को जो है नासिक भेज सकते हैं, और नासिक के लोग बिहार भेज सकते हैं। तो ये जो स्टार्ट किया गया था, एक योजना आई थी सरकार की, बहुत पहले योजना थी। इसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन्स। ऑपरेशन ग्रीन्स क्या था? इनिशियली ये योजना था टॉप योजना, TOP कहा गया था इसे। टॉप योजना के तहत जो है 3 सब्जियों को जो जल्दी खराब हो जाता है, इसको प्रिजर्वेशन की बात कही गई थी। T फॉर टोमेटो यानी टमाटर, O फॉर ऑनियन, P फॉर पोटैटो। टोमेटो, टमाटर, आलू और प्याज, ये जल्दी खराब होने वाली सब्जियां हैं। तो इसको संरक्षण देने के लिए सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत टॉप योजना लाया था। अब क्या किया गया है? सरकार इसी टॉप टू टोटल कर दिया। यानी सरकार जो मात्र 3 सब्जियों के प्रिजर्वेशन के लिए काम करती थी, इसको संरक्षित करने के लिए काम करती थी, अब जो है टोटल सब्जियों के लिए सरकार इसको संरक्षित करने की काम करेगी। राइट, टॉप टू टोटल। पहले मात्र 3 सब्जी था, अब सभी सब्जियों को इसमें डाल दिया गया। यानी सभी सब्जियों के लिए सरकार काम करेगी, उसके प्रिजर्वेशन के लिए। अब क्या किया गया है कि 50% सब्सिडी सरकार दे रही है इसकी ढुलाई में। जैसे मान लो बिहार के दानापुर से अगर एक किसान जो है अपना कुछ सामान नासिक भेज रहा है, तो इसका टोटल कॉस्ट अगर मान लो 1000 रुपये आता है, 1000 रुपये किसानों को देना होता है। मान लो किसान ने 1 टन सामान भेजा, तो उसका किसान को 1000 रुपये देना है। तो इसी योजना के तहत, ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत ही अब सरकार जो है 500 रुपये की सब्सिडी देगी। यानी मात्र 500 रुपये किसान को देना होगा। अगर किसान को टोटल ढुलाई, माल ढुलाई का टोटल 1000 रुपये लगता है, तो 500 रुपये जो है, आधे रुपये उसका 50% रुपये गवर्नमेंट देगी और 50% रुपये किसान देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानकारी हो गया होगा। और इसी के तहत अब उड़ान भरेगी सब्जियाँ, यानी ट्रेन के माध्यम से तो ये काम शुरू किया गया था। अब जो है प्लेन के माध्यम से भी सब्जी को भेजने का काम किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में भेजा जाएगा या अन्य जगहों पे सब्जी भेजा जाएगा। तो इसमें भी जो कॉस्ट लगेगा उसका 50% का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। राइट, इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान होना चाहिए। ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। टॉप योजना क्या है, अब उस योजना का नाम बदल के कर दिया गया है टॉप टू टोटल योजना। देखो, वनडे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, बहरीन के प्रधानमंत्री का मृत्यु हो गया और सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं बहरीन के ये। इनका नाम है शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। राइट, तो नाम याद रख लेना। बहरीन के प्राइम मिनिस्टर का जो है निधन हुआ है। वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है, यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा। पाक में नाबालिग ईसाई लड़की का जबरन निकाह करवाने पे मौलवी के खिलाफ गैर जमानती वारंट। तो इस तरह की घटना पाकिस्तान में लगातार हो रही है। देखो, CAA जो बिल था, इसको लाने का उद्देश्य यही था कि पाकिस्तान में जो है हिंदू के साथ भी ऐसा हो रहा, सिख के साथ भी ऐसा हो रहा, ईसाई के साथ भी ऐसा हो रहा, क्रिश्चियन के साथ भी ऐसा हो रहा, बौद्ध के साथ हो रहा, जैन के साथ हो रहा। तो उसको जो है, वो लोग जो प्रताड़ित लोग थे, धर्म के आधार पर जिसको प्रताड़ना दिया जा रहा है, वैसे लोगों को CAA के माध्यम से भारत की नागरिकता देने का बात किया गया था। राइट, तो उस एक तरह से आप कंसर्न कर सकते हैं इसको, CAA बिल से इस न्यूज़ को आप कंसर्न कर सकते हैं। बाकी आपको जानकारी होना चाहिए पाकिस्तान के बारे में, तो निश्चित तौर पे आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो, उइगर मुस्लिम के बारे में हमने डिस्कस किया था। उइगर के बारे में
उइगर मुस्लिम पे ये दिया हुआ है, उइगर पे हुए अत्याचारों की दास्तान बनेगी म्यूजियम का हिस्सा। तो जो उइगर मुस्लिम भाग करके चले गए थे अमेरिका और वहाँ पे एक म्यूजियम का निर्माण कर रहे हैं और वहाँ पे लोगों को अवेयर करेंगे, बताएंगे कि उइगर मुस्लिम किस तरह का अत्याचार चीन कर रहा है, काफ़ी अत्याचार कर रहा है। और मुझे काफ़ी दुख होता है कि विश्व के मुस्लिम समुदाय उस पर खामोश है, मुझे काफ़ी दुख होता है कि भारत के मुस्लिम समुदाय उस पर खामोश हैं। देखो, जो अवेयर मुस्लिम है, एटलीस्ट जैसे मान लो भोपाल में जो विद्रोह किया मुस्लिमों ने, भोपाल में जो लोग जो है फ्रांस के विरुद्ध जो किया, राइट, आंदोलन किया, उसे करने की स्वतंत्रता है, वो करे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जितने लोग वहाँ पे आए होंगे उसका एग्जैक्ट बहुत कम लोगों को एग्जैक्टली पता होगा कि फ्रांस में आखिर क्या चल रहा है, राइट। लेकिन जो लीड किए होंगे उस आंदोलन को, जो भोपाल में आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को जो लीड किए होंगे उसे पक्का पता होगा कि फ्रांस में भी क्या चल रहा है और उसे पक्का पता होगा कि चीन में भी क्या चल रहा है। तो वैसे शिक्षित मुसलमान जो खामोश हैं, इस बात का अफसोस होता है। विश्व के मुस्लिम समुदाय, जो शिक्षित मुस्लिम समुदाय है, उसे चीन के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और भारत को भी अब समय आ गया है कि भारत भी खुल के चीन के खिलाफ बोले। एक बार इसको देख सकते हैं। बाकी बस ये याद रख लेना, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आता है आपको हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यात्रियों को ISA इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचाएगा स्पेस एक्स। जिन लोगों को इस व्यक्ति का नाम नहीं पता है, इसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी होना चाहिए या जाकर के नेट पे सर्च करना इसके बारे में। एलन मस्क। एलन मस्क काफ़ी, मैं कहूँ कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं, काफ़ी विजनरी व्यक्ति हैं। वर्ल्ड का पहला जो अंतरिक्ष में टूरिज्म का जो घोषणा किया था, या अंतरिक्ष में जो टूर किस तरह से बढ़ावा दें, उसके लिए एलन मस्क ने काम किया। काफ़ी काम कर रहे हैं एलन मस्क। तो एलन मस्क किस तरह से अंतरिक्ष में टूरिज्म बढ़े, उसके लिए एलन मस्क की कंपनी काम कर रही है। तो वहीं अब एलन मस्क जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है कैसे पहुंचेगा लोग, राइट, यात्री कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेगा, उसके लिए एलन मस्क काम कर रहा है। अब स्पेस एक्स जिसके मालिक हैं एलन मस्क, वो पहुंचाएंगे स्पेस स्टेशन। बाकी एलन मस्क के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं, काफ़ी विजनरी व्यक्ति हैं। हम लोग से, मुझे लगता है कि एक नॉर्मल जो सिटीजन है, हम लोग जैसे लोग, उनसे 50 वर्ष अधिक, 50 वर्ष के बाद क्या होगा, उस तरह का विजनरी रखते हैं, उस तरह का सोच या रखते हैं। चलो क्वेश्चन पे मैं रिपीट करता हूँ। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वायु प्रदूषण एक्ट के माध्यम से किया गया है। जी नहीं, इसकी स्थापना कोई वायु पोल्यूशन एक्ट के माध्यम से नहीं किया गया है। इसकी स्थापना किया गया है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के माध्यम से। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।